ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल्स और टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। इस सेशन के टॉपिक्स ये हैं: कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, टेस्टिंग टेक्निक्स जिसमें कि हम स्टेटमेंट, डिसीजन, कंडीशन और पाथ टेस्टिंग टेक्निक्स को रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी और डेटा फ्लो टेस्टिंग जो है, इन टॉपिक्स को भी देखेंगे। सबसे पहले स्टैटिक एनालिसिस की बात करते हैं। इस टेस्टिंग में, जैसे कि ये डेफिनेशन पहले भी किसी सेशन में आ चुकी है, कि we are not running or executing the software, but we are analyzing the code। ये एक पर्सन भी कर सकता है या टीम, या ये टूल की मदद से भी हो सकता है। एक वैरायटी ऑफ टूल्स भी यूज किए जा सकते हैं। इसमें जो प्राइमरी टेक्निक यूज होती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग। इस टेस्टिंग को करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें कि आपको सेकंड जो पॉइंट है इसमें नज़र आ रहा होगा कि कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कैन बी the various techniques for the control flow testing, decision testing, condition testing, and path testing. These are approaches जिनकी मदद से जो है वो हम देखेंगे। तो पहला फॉर्मल टॉपिक जो है वो कंट्रोल फ्लो ग्राफ से रिलेटेड है। तो जो भी हमें जो कोड है मिलेगा, उसको एक हम विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे एक चार्ट या ग्राफ की मदद से। तो उसमें जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन या कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन जो है उसको एक विजुअल फॉर्म में देखा जाए। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ converting a section of code into a graph, which is called control graph, and then analyzing the possible path through the graph। इसको हम देखते हैं। पहला टॉपिक जो है, चूंकि तमाम कोड जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, लिहाजा पहला टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट कवरेज से रिलेटेड है। तो अगर हम किसी प्रोग्राम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करें विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, यानी हम इसको एप्लीकेशन को रन नहीं कर रहे, सिर्फ कोड की एग्जीक्यूशन को देख रहे हैं ऑन पेपर या बाय यूजिंग ए टूल, तो तमाम अगर इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको हम किसी टेस्ट केस से जो है बाय गिविंग इनपुट, और वी आर एबल टू जनरेट आउटपुट, और जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स जो है उनका यूज़ हो, तो हम इस कहेंगे कि ये 100% जो है हमने इसकी कवरेज की है। कवरेज का एक फार्मूला भी है जो थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट कवरेज जो है, अगर ये एक कोड ब्लॉक की सूरत में है, तो ये एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की सूरत में अपीयर होगा। अगर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को कंपेयर करें, तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसमें जो स्टेटमेंट कवरेज है जो हमें मिलती है, कि अगर 100 लाइनें हैं तो अबाउट ऑन एवरेज 30 लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि उसमें हमें नहीं मालूम कि इंटरनल कोड क्या है। जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है उसमें हमें कोड और कोड का स्ट्रक्चर पता होता है, और कोड हमारे पास मौजूद होता है, और उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे पास होती है। फार्मूला क्या है इसको कवरेज करने का, एक एग्जांपल के साथ इस स्लाइड में बताया है कि अगर हम टोटल स्टेटमेंट कवरेज को कैलकुलेट करना चाहें, तो हम टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स that have actually been exercised by your testing.
तो इस तरीके से एक एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि अगर हमारे पास टोटल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स 1000 हैं और हमने 500 एग्जीक्यूट किए हैं बाय यूजिंग ए टेस्ट केस, तो हम हमारे पास जो अचीवमेंट हुई है वो 50% स्टेटमेंट कवरेज है। सिमिलरली जो अदर कवरेजेस हैं जैसे डिसीजन कोड और पाथ कवरेज है, उनके फार्मूलास भी इसी तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट। स्टेटमेंट कवरेज के बाद हम डिसीजन कवरेज की बात करते हैं। ये ब्रांच कवरेज, इसका एक नाम ब्रांच कवरेज भी है। ओके, दिस इज determined by the total number of all of the outcome of all of the decisions in the code that we have exercised. Decision testing and branch testing are synonymous. डिसीजन टेस्टिंग के बाद जो है वो हमारे पास एक कंडीशन टेस्टिंग है, जिसमें कि हमारे पास इफ जो कंडीशन है वो कॉमन एग्जांपल है इसकी। कंडीशन की और भी एग्जांपल्स हैं। इन कंडीशन कवरेज we ensure that we evaluate each atomic condition that makes up a decision, at least one. And multiple condition coverage, where we test all possible combination of outcome for individual atomic conditions inside all decisions. इसमें थोड़ी डिटेल भी है। ये एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ की एग्जांपल है। एक हमारे पास कोड है जो कि फैक्टोरियल किसी भी नंबर का कैलकुलेट करता है। ये इनपुट के तौर पे एक नंबर, जैसे वो एक नंबर हम इनपुट करते हैं तो वो हमें उसका जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करके बताता है। इसका अगर आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में दो तीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी लाजमी। एक तो ये कि इसमें कुछ सर्कल्स बने हुए हैं और सर्कल्स के साथ लाइन नंबर लिखा हुआ है जो कि कोड की लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 4 5 6 जो लाइंस हैं वो जो सबसे पहले टॉप पे जो सर्कल है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एक इफ स्टेटमेंट आती है। अब यहाँ ये कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में अब यहाँ दो ब्रांचें बनेंगी। ट्रू होने की सूरत में एक एक्शन और इसी तरह फॉल्स होने की सूरत में एक और एक्शन होगा। ट्रू होने की सूरत में जो है वो लाइन नंबर 8 9 एग्जीक्यूट होगी, तो ग्राफ के लेफ्ट साइड में हम जाएंगे। फॉल्स होने की सूरत में ये जो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एल्स का जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि लाइन नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। लाइन नंबर 11 के बाद जो है वो एक लूप है जो कि एल्स कोड ब्लॉक का हिस्सा है। ये लाइन नंबर 12, इसी तरह ग्राफ में अगर आप देखें तो लाइन नंबर 12 है, एक फॉर लूप है और इस फॉर लूप के अंदर एक ही कोड लाइन है, लाइन नंबर 13। तो ये फॉर लूप के बाद आगे हम चलेंगे तो लाइन 15 पे रिजल्ट प्रिंट होगा और लाइन नंबर 17 जो है वो रिटर्न, यानी जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल कंट्रोल फ्लो ग्राफ जो है इसको देखा है कोड के साथ। ये किताब में ये एग्जांपल मौजूद है और डिटेल्स भी ये जो अगर आप देखें तो ये प्रोसेस। और फिगर 2 जो है ग्राफिकली इट कंसिस्ट ऑफ नोड बबल और सर्कल विद वन पाथ लीडिंग टू इट एंड वन पाथ लीडिंग फ्रॉम इट। एक पाथ इनवर्ड है और एक आउटवर्ड। कंट्रोल ग्राफ की बात करें, कंट्रोल फ्लो ग्राफ की, essentially this represents a chunk of code that executes sequentially, that is no decisions are made inside of it। multiple statements हो सकती हैं। the flow of execution reaches the process block, executes through the block of the code in exactly the same way each time, and then exit going elsewhere। So the process block has no decisions made inside। इसके बाद जंक्शन पॉइंट को डिफाइन किया गया जो फिगर 2 3 में अपीयर हुआ था। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो may have any number of different paths leading to it but only one path which is outward।
No matter how many different paths we have thought a module, eventually they must converge or exit the module. Again, no decisions are made in this block. All roads lead to it with only one road. लास्ट में डिसीजन पॉइंट था जो कि फिगर 2.4 में क्लियर हुआ है और ये दो फिगर्स थे, टू डिसीजन पॉइंट्स, one with two outputs and one with five outputs. Decision point is very important because it also implements the key concept of control flow जिसमें decisions made होते हैं. Decision point is representing as a node with one input and two or more possible outputs. So ये हम दोबारा से इन डेफिनेशंस को समझने के बाद एक दफ़ा दोबारा इसी चार्ट को जो कि इससे पहले भी अपीयर हुआ है उसको देखते हैं दोबारा से. अब हमें मज़ीद समझ में आएगा कि इसमें जो है वो हमारे पास प्रोसेस और इसी तरीके से जो डिसीजन पॉइंट है और जो मर्ज पॉइंट है वो किस किस जगह पे मौजूद है. जैसे कि लाइन नंबर 7 और 10 में एक हमारे पास डिसीजन पॉइंट मौजूद है. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ मल्टीपल ब्रांचेस इन वर्ड आ रही हैं और उसी तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो आउटवर्ड जो है वो जा रही हैं. ये जो ब्लॉक्स हैं डिफरेंट टाइप के ये मौजूद हैं इस. अब हम टेस्ट केसेस की बात करते हैं जबकि दो टेस्ट केसेस हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं. एक टेस्ट केस है जिसमें n की वैल्यू लेस देन 0 है और एक टेस्ट केस है जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. अगर हम कोड को रिव्यू करें तो अगर n की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कोड का ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट इनवैलिड, एंड वैल्यू ऑफ n इज सेट एंड देन रिटर्न वैल्यू ऑफ n. कोड का बाकी तमाम हिस्सा स्किप हो जाएगा. तो इवेंचुअली हम जो है वो जब स्टार्ट करेंगे इसको तो लाइन 7-8 से होते हुए लाइन 8-9 और डायरेक्टली लाइन 17 और प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाएगा. इसका थोड़ा सा ग्रे कलर है एरोस का जो कि n लेस देन 0 को शो कर रहा है. दूसरा टेस्ट केस जिसमें n ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी इसमें अगर आप देखें तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, उसका रिजल्ट प्रिंट होगा, फिर जो है वो रिटर्न होगा. अगर हम दूसरा पाथ देखते हैं इस पाथ में लाइन 11 से स्टार्ट हो रहा है. इसमें फॉर लूप आएगा और वो जो डिपेंडिंग अपॉन जो हमने इनपुट दी है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा और फिर ये एग्जिट हो जाएगा प्रिंट करने के बाद. ये प्रोसेस ब्लॉक जो है लाइन नंबर 15 पे ये एक प्रिंट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके से दो टेस्ट वैल्यूज के लिए हमने जो है वो स्टेटमेंट कवरेज की एग्जांपल जो है वो देखी है जिसके अंदर हमारा जो स्टेटमेंट कवरेज है वो 100% है. तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें एग्जीक्यूट हो रही हैं फॉर टू ओनली टू वैल्यूज. एक में जो है वो वैल्यू लेस देन 0 है और एक में वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. असल में इस कंट्रोल ग्राफ से हमें नज़र आ रहा है कि मेन जो एरिया वो इस इफ स्टेटमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इफ स्टेटमेंट में दो जो कंडीशन है उसमें या तो ट्रू या फॉल्स होगी. ट्रू और फॉल्स कंडीशंस दोनों को चेक करना पड़ेगा. तो यहाँ से अगर हम एक छोटा सा हाइपोथेसिस जनरेट करें कि दो जहाँ भी कंडीशन स्टेटमेंट आएगी खासतौर पे इफ स्टेटमेंट तो हमें जिसमें एक ही एटॉमिक कंडीशन है तो इस सूरत में क्या होगा कि हमें कम से कम दो टेस्ट केसेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक जिसमें वो ट्रू हो और एक जिसमें वो फॉल्स हो. एक और कोड को देख लेते हैं जिसमें कि हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट कवरेज फेल हो रही है. इसमें अगर आप देखें तो इनिशियली z इज सेट टू 0 if a is greater than b then z become 12
और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट कैलकुलेट होगी वो 72 डिवाइडेड बाई जेड। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो उस सूरत में हमारे पास जो है ये वैल्यू किसी ना किसी कोई ना कोई आंसर आएगा। लेकिन अगर ये इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस सूरत में हमारे पास डिवाइडेड बाय जीरो का एरर जो है वो नजर आ रहा है कोड के अंदर। डायरेक्शन और ये कंट्रोल फ्लो चार्ट जो है वो दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे एक ट्रू केस में जो कि टेस्ट केस 1 है, इसमें ए बी से बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो इस सूरत में जो ये लाइन 2 और 3 जो है ये स्किप हो जाएंगी और फिर जो है वो सॉरी लाइन नंबर 3 स्किप हो जाएगी और लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट होगी। तो फिर इस सूरत में जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो डिवीजन बाय जीरो का एरर आ रहा होगा और जो स्टेटमेंट कवरेज है वो फेल हो जाएगी क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये फेथफुली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसी चीज़ को जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्म में आने वाली 2 स्लाइड्स जो है इसमें लिखा है कि टेक्स्ट कवरेज स्टेटमेंट कवरेज सक्सेसफुल कहाँ होगी और जो स्टेटमेंट कवरेज है वो फेल कहाँ पे हो। फेलियर केस चूंकि ज़्यादा रेलिवेंट है इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। इफ वी पास द वैल्यू जिसमें कि ए इज लेस देन बी, जिसमें कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, वी हैव अ डिफरेंट डिसीजन made as a condition on line number 2. In this case, A is not greater than B, the decision result false, and line 3 is not executed. We will still fall out of the line 4 as the calculation is performed. Since Z is set to 0, we have 72 divided by 0. So this actually shows the coverage is fair. हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ओके, बिस्मिल्लाह। डिसीजन कवरेज, थोड़ा स्टेटमेंट कवरेज की बात हो गई, एक एग्जांपल हो गई। अब डिसीजन कवरेज की तरफ आ रहे हैं। इसका मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जितने एटॉमिक डिसीजंस होंगे, if we have only one atomic decision, हमें 2 टेस्ट केसेस जो है वो बनाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे जो है वो नंबर ऑफ एटॉमिक केसेस इन ए कंडीशन इंक्रीज होंगे तो फिर जो केसेस की तादाद है या जो टेस्ट केसेस हैं वो उनकी तादाद भी बढ़ जाएगी। सो डिसीजन और ब्रांच कवरेज जो है दैट इज बेस्ड ऑन डिसीजन लेवल्स। Every decision has the possibility of being resolved as either true or false। एक बाइनरी proposition बनती है, बाइनरी रिजल्ट बनता है। For those who point out that the switch case statement can make more than 2 decisions, well conceptually that appears to be true, जिसके अंदर हमें जो है वो मजीद टेस्ट केसेस जो है वो बनाने पड़े। स्विच स्टेटमेंट चूंकि जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डिसीजंस है, इसको देखने के लिए we have to dig a level deeper. So it is primarily a table which is built for by the compiler. The generated code, however, is really just a number of binary compares that यानी जो smaller या low level जो कोड है उसमें या ऑब्जेक्ट कोड है, एग्जीक्यूटेबल कोड है, उसमें जो है ये प्राइमरली जो है ये जो है वो फॉल्स और ट्रू और फॉल्स ही बनेगा। बट स्टिल चूंकि हम कोड को रिव्यू एक हाई लेवल पे कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ कवरेज के कॉन्टेक्स्ट में तमाम जो केसेस हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर वो एग्जीक्यूट हो या कंसिडर। तो द टेस्ट केसेस फॉर डिसीजन कवरेज टू गेट द 100% decision level of coverage
Every decision made by the code must be resolved both ways at one time or another. That means both cases, true and false, should be considered. So minimum two cases or one atomic जो है for one atomic जो है वो decision. अगर हम जो है वो सी लैंग्वेज डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स को देखें तो इसमें हमें एल्स लेफ्ट साइड से देखते हैं. इफ एल्स डिसीजन में देखें तो वाइल लूप है. इसी तरीके से स्विच जो केस स्टेटमेंट है उसमें अगर आप देखें तो जो है वो हमें मल्टीपल केसेस जो है वो नजर आएंगे. इसी तरीके से जो कंडीशनल लूप्स हैं उनमें अगर आप देखें तो डू वाइल लूप है और इसी तरीके से फॉर लूप है जिनके अंदर जो है वो डिसीजंस जो है वो मौजूद है. डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स इन टेबल 2.1 अभी जो हम टेबल देख के आए हैं. We see the short list of decision constructs that programming language C uses. Similarly, the other programming uses the a similar sort of constructs. तो underlying principle जो है वो सेम ही होगा because of the common commonality. अब हम जो है इसमें एक और केस ऐड करेंगे ताकि हम डिसीजन कवरेज जो है वो भी अचीव कर लें. इससे पहले हम दो टेस्ट केसेस की मदद से जो है वो दो टेस्ट केसेस की मदद से हम जो है वो स्टेटमेंट कवरेज ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. बट देर इज आल्सो अनदर वैल्यू विच इज n इज इक्वल टू 0. वी स्टिल नीड टू टेस्ट इट. अगर हम इसको भी टेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है वो डिसीजन कवरेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है इसकी. क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी. सो बिकॉज n n when n is 0, so n is not less than 0, that mean ये माइनस वैल्यूज के लिए ट्रू होगा. सो n is less than 0, still द कंडीशन जो है वो हमारे पास जो एल्स कंडीशन है वो ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉर n इज इक्वल टू 0. सो द एल्स जो हमारा कोड ब्लॉक है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके. So else code block will be executed and the path for this is by this white arrow. It goes straight and in fact it skips the for loop uh, without making any loop for the for, because the condition inside the for loop is primarily which was not tested before with n is less than 0 and n is greater than 0 is now tested for being uh, false, and therefore the for loop is skipped here and we get a decision coverage as well. इससे पहले क्या था कि for loop जो था that was executed for n is greater than 0 cases and not executed for n is less than 0, but now the for case is also executed for both cases for a true and for false cases, because now I is less than or equal to n. I initializes as 1, but the value of n is 0. So this condition inside the for loop is false, which actually provided the decision coverage throughout this code as well. तो इस स्लाइड का जो मेन थीम है वो यही है कि स्टेटमेंट कवरेज जो है एक पॉसिबल के उसमें जो है वो वी आर स्टिल नीड टू डू सम take some extra test cases so that we can ensure that the decision coverage is also there to acceptable level. अब हम आगे चलेंगे. फार लूप की बात हुई क्योंकि फार लूप में
डिसीजन कवरेज की एग्जांपल जो है इससे पहले दी गई है. So looking back at our original example, we just two cases we did not achieve the decision coverage even when we did attain the statement coverage up to 100%. We did not execute the for loop during the test. Remember, a for loop evaluates an expression and decides whether to loop or not to loop based on the result. कि जो डिसीजन है वो फॉर लूप के अंदर भी मौजूद है, इनिशियल कंडीशन और बेस्ड ऑन द लास्ट कंडीशन. सो सो टू अचीव 100% डिसीजन कवरेज, थोड़ा इसके बारे में डिटेल जो है वो इस स्लाइड में लिखी हुई है. और इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि द टू टेस्ट केसेस आर नॉट इनफ फॉर दिस कोड. वी मस्ट हैव अनदर टेस्ट केस. सो we should have three test cases to provide both statement coverage as well as the decision coverage. Now we are moving towards the loop coverage because it's also important. हम factorial calculate कर रहे हैं, and factorial will be जैसे जैसे number बढ़ेगा factorial will be calculated to a very large number, जो कि जो हमारी definition of variable है उसकी capacity से exceed कर सकता है. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें मैं चाहूँगा कि आप किताब को भी थोड़ा सा रेफर करें कि किस तरीके से जो है वो लूप कवरेज जो है और लूप की जो मैक्सिमम जो वैल्यू जा सकता है. तो लूप कवरेज फॉर 0 and 1 टाइम्स जो है ये इंक्लूडेड है व्हेन वी कंसिडर टू केसेस. One is n is 0 and one is n is 1. So no loop, that means 0 and uh, 0 time execution of for loop and 1 time execution of for loop. Similarly, we can increase the number n until we have the value जो कि हमारे पास f में सेव होगी. Remember, f is declared as an integer in the variable scope, so it will exhaust very soon for a very smaller number of input as well. So when we reach 12, the loop is executing, but when we reach as loop 13 and is 13, then it overflows because the result exceeds the limit, the limit uh, or the capacity of the variable. So this is an example which shows the loop coverage, how we primarily test a loop, how many time it executes, and what is the limit of the loop. तीन कवरेज अब तक हमने डिस्कस कर ली हैं: स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज और उसके बाद लूप कवरेज. देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंडीशन कवरेज. कंडीशन कवरेज में जैसे कि एटॉमिक कंडीशन और मल्टीपल जो कंडीशंस हैं उनकी बात हुई थी. इफ वी हैव एन एटॉमिक कंडीशन, ए कंडीशन व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, जैसे ये तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं. वन एग्जांपल इज x, सो x can be true or false. C is equal to D. There are two cases, uh, but uh, one case is that either C is equal to D or C is not equal to D. So there are only two cases. And similarly, there are only two cases if D is not true or D is true. So these are the atomic conditions, and also there are multiple conditions which are joined by a logical operator. For example, D and F. So we know that with two variables, we have four possible outcomes in a logic operation. So this condition is primarily is not an atomic condition.
because it depends on both values. If D is false are true, and similarly if F is false are four outputs. So there are also possibility that there are some untested atomic conditions. So if we encounter uh, an atomic condition, then we have to test it. We have to have two test cases, one for the false and one for the true case. But in fact, it depends on the code and also on the experience of the coder, जो tester जो कि इस code को test कर रहा है कि how many number of cases are required, and if there is the decision expression is complex, जैसे कि point number 3 में लिखा है, more complex the decision expression, there will be more number of test cases. We need to achieve this level of conversion. So one way is to make the expressions simple, but obviously in calculations we encounter some complex decision expression. यही वही एग्जांपल्स जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए थे उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि x b f a and b would each need a test case whether it evaluates to true and another when it evaluates to false. So we need two cases. Similarly, the atomic decision conditions, they all need two cases. This is the recommendation. Now this is further elaborated by using if and else condition. If we consider this code which contain if A and B, then in order to achieve condition coverage, we need to ensure that each atomic condition goes both true and false is at least one test case each. So then, because this is not an atomic expression, but it contains two atomic variables in it, the expression leads to the four test cases for if statement. So we consider these three test cases in which the test case A, in which A is false and B is true, and the test case 2, in which A is true and B is false. Remember, these two test cases fulfills the basic principle that the one atomic condition should be tested as false and true as well. So these two cases should be enough, but look at the result. These two test cases resolve to actual condition based on the expression is false, and similarly the second case is also false. Then we need to have another case in which the result is true. So the result is true in the case of when A and B both are true. So these three cases are minimum required for the condition coverage for this expression. So a quick recap on statement, decision, and condition coverage is given in this slide. That statement testing, where the statement themselves drove the coverage, every statement has to be executed. Give us 100% statement coverage. Then decision testing, where the decision predicate, या जिसको हम expression कहते हैं, sorry, decision predicate as a whole drove the coverage, and the condition where the decision condition modified condition and decision coverage. There are also variants of the condition and decision coverage,
and multiple condition coverage, all of which looked at the sub-expressions and atomic conditions of a particular decision predicate to drive the coverage. So the decision expression is very important when we talk about the number 2 and number 3 from this list. ये सेशन यहीं तक रहेगा. नेक्स्ट स्लाइड्स जो है वो एक और सेशन में कवर होंगे.